हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुछ सोसाइटीज और सिविलाइजेशंस जो कि किसी समय में बहुत प्रॉस्परस और डेवलप्ड थी, थोड़े ही समय में कुछ एनवायरमेंटल और कल्चरल इश्यूज के कारण पूरी तरह कोलैप्स कर गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं और अपने आज और कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलते हैं 800 एडी के ईस्टर आइलैंड्स पर, AKA रापा नुई। ईस्टर आइलैंड्स एक वॉल्केनिक आइलैंड है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जो कि जाने जाते हैं अपनी ग्रीनरी और जाइंट स्टोन स्टैचूज मुआई के लिए। वॉल्केनिक आइलैंड होने के कारण यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ही रिच है न्यूट्रिएंट्स में, और उन्हें वॉल्केनिक ऐश और रॉक से लगातार ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। इसके कारण यहाँ एनवायरनमेंट बहुत ही हरा भरा है और यहाँ काफी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये एक हेवन है बर्ड्स के लिए, जहां पर बर्ड्स की हजारों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग बोथ लैंड एंड सी बर्ड्स। ये माइग्रेटरी बर्ड्स के ट्रांस पैसिफिक रूट पर पड़ता है, जिस कारण से लाखों की संख्या में बर्ड्स इस आइलैंड को एज ए रेस्टिंग और ब्रीडिंग प्लेस की तरह यूज करते हैं। ये खूब सारी स्पीशीज के लिए एक नेस्टिंग प्लेस बन चुका है। अराउंड 900 to 1000 AD के बीच कुछ पॉलिनेशियन लोग कनोस से ट्रैवल करके यहाँ पर आकर बस जाते हैं। वो अपने साथ कुछ क्रॉप्स जैसे कि स्वीट पोटैटो, टारो और कुछ चिकन लेकर आते हैं। हाई सॉइल फर्टिलिटी के कारण उन्हें एग्रीकल्चर में काफी फायदा होता है और वो इस इनिशियल पीरियड में ही काफी प्रॉस्परस हो जाते हैं। रिसोर्सेस की ऐसी अबेंडेंस उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और वो इसकी मदद से अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। देखते ही देखते उनकी पॉपुलेशन कुछ ही सेंचुरीज में 15,000 से 20,000 तक हो जाती है। उनकी पॉपुलेशन एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में बदल जाती है। इसमें काफी सारी क्लैंस होती हैं, जिनके काफी सारे चीफ्स थे जो कि हायरार्किकली अरेंज्ड होते हैं, और इन सब के ऊपर होते हैं रूलिंग एलीट्स जो कि होल्ड करते हैं रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर। इस आइलैंड के कल्चर में एंसेस्टर्स की काफी पूजा करी जाती है और अपने एंसेस्टर्स और देवताओं को खुश करने के लिए वो उनके सम्मान में बड़े बड़े स्टैचूज बनाया करते हैं। इन मुआई नामक स्टैचूज को टफ नाम के वॉल्केनिक रॉक से बनाया जाता है। ये अलग अलग हाइट और वेट के होते हैं, विद एन एवरेज हाइट ऑफ 20 फीट। इनमें से सबसे बड़ा मुआई स्टैचू है एल जिगांटे, जिसकी हाइट है 72 फीट और वेट लगभग 182 मेट्रिक टन है, जो कि होता है लगभग 2 बोइंग प्लेन के बराबर, इंक्लूडिंग पैसेंजर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मशीन, क्रेन्स, यहां तक कि बिना हाथी और बैल के इन लोगों ने आखिर इतना भारी पत्थर हिलाया कैसे? तो इस काम के लिए इन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल उन स्टैचूज को कुछ इस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किया था। लेकिन देखते ही देखते यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण कुछ ही समय में ये हरा भरा आइलैंड बंजर जमीन में बदल गया और यहां की ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरह कोलैप्स कर गई। दरअसल हुआ यूं कि जब पॉलिनेशियन लोग यहां पर आए थे तो वो अपने साथ अपनी बोट्स पर कुछ रैट्स को भी ले आए। रैट्स के आने से पहले यहां की जो बर्ड्स की रिच डाइवर्सिटी थी, उसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर इस आइलैंड पर मौजूद नहीं था। बट जैसे ही रैट्स यहां पर आए, उन्हें खाने के लिए इतने सारे नए प्लांट्स और उन बर्ड्स के एग्स मिले कि उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। इन बर्ड्स ने भी उन रैट्स को पहली बार देखा था और उन्हें अपने आप को इनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है ये बिल्कुल भी नहीं आता था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बर्ड्स की पॉपुलेशन सिर्फ एक एलियन स्पीशी के कारण कैसे तेजी से गिरने लग जाती है। इसके अलावा जो भी प्लांट्स की नई स्पीशीज इंसानों द्वारा यहां पे लाई गई थी, उन्हें भी यहां के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को काफी नेगेटिवली अफेक्ट किया। ये एलियन स्पीशी और यहां की नेटिव स्पीशीज के बीच में सॉइल न्यूट्रिएंट्स को लेके एक भारी कंपटीशन हो जाता है, जिसमें इवेंचुअली एलियन स्पीशीज जीत गई। बाकी घने जंगलों को भी साफ कर दिया गया था 3 कारणों से। पहला था एग्रीकल्चर के लिए जमीन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी और एग्रीकल्चर को अनसस्टेनेबल लेवल पर
करे जाने के कारण यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी तेजी से गिरने लगी और देखते ही देखते भारी सॉइल इरोजन होने लगा। दूसरा कारण जंगलों को काटने का था फ्यूल के लिए जो फायरवुड चाहिए थी। लकड़ी जलाने के अलावा इनके पास कोई सोर्स नहीं था एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ऑयल और नेचुरल गैस का इस आइलैंड पर कोई सोर्स नहीं था। और तीसरा कारण था कनूज बनाने के लिए वुड। एग्रीकल्चर के अलावा ये लोग अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए मरीन फूड जैसे कि फिश और सीवीड पर हेवीली डिपेंडेंट थे, जो कि ओशन में मिलती थी और उनको पाने के लिए इनको कनूज की जरूरत पड़ती थी। अब जंगलों को काटने से यहां का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम था वो पूरी तरह कोलैप्स कर गया। तो काफी सारी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। बर्ड्स इस आइलैंड पर प्लांट डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा रोल निभाया करते थे। वो फ्रूट्स खा के सीड डिस्पर्सल में एक बड़ी भूमिका निभाया करते थे और उन बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स इन प्लांट्स के लिए खाद का काम करती थी। लेकिन रैट्स के आने से और फॉरेस्ट के काटे जाने से बर्ड्स की पॉपुलेशन बुरी तरह अफेक्ट हुई और एज अ रिजल्ट सीड डिस्पर्सल की रेट में भी भारी गिरावट देखने मिली। तो ऐसे में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब ऐसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखकर वहां के लोगों ने सोचा कि शायद उनके एंसेस्टर्स और देवता उनसे खुश नहीं है, तो उन्हें खुश करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा मुआई स्टैचूज बनाने लग गए। मुआई को रस्सी से खींचकर और लकड़ी को रोल करके मूव किया जाता था। तो इस कारण से और ज्यादा जंगलों की कटाई होने लगी। ऐसे में रिसोर्सेज की भारी कमी पड़ने लगी और रिसोर्स स्कैर्सिटी के कारण अलग अलग क्लैंस में लड़ाई होने लगी और वो लोग एक दूसरे से बचने के लिए फोर्टिफिकेशन करने लगे और एक दूसरे की क्लैंस द्वारा बनाए गए मुआई स्टैचूज को तबाह करने लगे। रूलिंग एलिट सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाए और पूरी सोसाइटी का कोलैप्स हो गया। ऐसे में अकाल पड़ने के कारण फूड रिसोर्सेज की ऐसी कमी हुई कि ये लोग कैनिबलिज्म पर उतर आए। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक हरा भरा आइलैंड मास कंजम्पशन और एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन के कारण प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस का ग्रेवयार्ड बन गया। अब हम देखेंगे एक और सोसाइटी जो कि इसके मुकाबले काफी ज्यादा डेवलप्ड थी। चलते हैं ईयर 700 AD में मीजो अमेरिका के घरे भरे जंगलों में और पहाड़ों के बीच बसी हुई एक हाईली डेवलप्ड सभ्यता। ये मायन फॉरेस्ट इस कॉन्टिनेंट का सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट के बाद। ये हाईली डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है जिसमें बहुत ही रिच डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की। मायन सिविलाइजेशन अलग अलग सिटी स्टेट्स में बटी हुई है जिसमें आपस में अच्छा खासा ट्रेड होता रहता है और उसके अलावा कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज पर कंपटीशन भी बहुत होता है। यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब हर सिटी स्टेट की गवर्नेंस उनकी खुद की रूलिंग क्लास के लोग ही करते हैं। इसके अलावा ये एक पॉलीथीस्टिक सोसाइटी है जहां पर खूब सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है और हर काम के लिए एक अलग देवता होते हैं। इनकी सिटीज हाईली डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड हैं। इनमें कॉम्प्लेक्स रोड नेटवर्क सिस्टम का निर्माण किया गया है जो पूरी सिटी में ग्रिड पैटर्न में फैले हुए हैं। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर इनकी आर्किटेक्ट का है ये पिरामिड टेम्पल्स, जिनको काफी बारीकी से तराशा गया है और साथ ही कलरफुल मुराल पेंटिंग से सजाया गया है। इन पिरामिड टेम्पल्स में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं जिनसे प्लैनेट्स और स्टार्स की करेक्ट पोजीशन का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा इन टेम्पल्स पर काफी कॉम्प्लेक्स रिलीजियस रिचुअल्स भी प्रैक्टिस किए जाते हैं जिनमें ह्यूमन सैक्रिफाइस काफी कॉमन है। एक जिंदा इंसान का हार्ट निकाल लिया जाता है जिसे वो अपने देवताओं को समर्पित करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए इन सिटीज में बॉल कोर्ट्स भी हैं जहां पर रिचुअलिस्टिक बॉल गेम्स भी खेले जाते हैं। कास्ट टेरेन जिसमें सरफेस वाटर की कमी रहती है और फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल के चलते यहां पर पहले एग्रीकल्चर करना काफी मुश्किल था, लेकिन उन सब समस्याओं का भी सॉल्यूशन इन लोगों ने ढूंढ लिया। पहाड़ों के ऊपर टेरेस फार्मिंग की प्रैक्टिस शुरू करी गई और पानी की कमी को पूरा करने के लिए खूब सारे रिजर्वॉयर्स और कैनाल्स बनाए गए। इन सब के अलावा इन्होंने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज सिस्टम भी डेवलप कर रखा है जिसमें एक अलग स्क्रिप्ट भी मौजूद है।
एक्यूरेट डेटिंग के लिए एक सेपरेट कैलेंडर भी बनाया गया है जिसमें पूरे साल को 20-20 दिनों के 18 महीनों में डिवाइड किया गया है। एक नंबर सिस्टम भी बना रखा है जिसमें 20 तक की गिनती है और ये वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस है जहां 0 का भी यूज किया गया है। पर इतनी हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी ये आने वाले चैलेंजेस का सामना करके सरवाइव नहीं कर पाए। 800 एडी तक आते आते इनकी पॉपुलेशन लगभग 5 से 10 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खूब सारे पेड़ पौधों को काटा गया ताकि वहां पे एग्रीकल्चर किया जा सके। इस डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई और मैसिव स्केल पर सॉइल इरोजन हुआ। फूड के अलावा बढ़ती आबादी के लिए जो सिटी एक्सपेंशन हो रहा था उसमें जो घर बनाए गए थे उनके कारण भी काफी सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ। इसके अलावा रिजर्वोयर्स को काफी समय से यूज किया जा रहा था और सिल्टेशन के कारण उनमें काफी सारी सिल्ट जमा हो गई थी। इस कारण से उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी घट गई थी। अब ऐसे में अगर नए रिजर्वोयर्स बनाए जाते तो उन्हें बनाने के लिए अलग से जंगलों को साफ करना पड़ता। इन सब के मिले जुले इफेक्ट से वहां पर पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स करने लग जाता है और खूब सारे प्लांट्स और एनिमल्स परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके बाद काफी बार थोड़े थोड़े समय पर सूखा पड़ता है। इस रिपीटेड और प्रोलॉन्ग ड्रॉट साइकिल के कारण वहां एक एक्सट्रीम रिसोर्स स्कैर्सिटी देखने मिलती है। इस रिसोर्स स्कैर्सिटी के कारण इन सभी सिटीज में कंपटीशन बढ़ जाता है। मायन सिविलाइजेशन पहले से ही अलग अलग सोसाइटीज में बटी हुई थी जो कि हायरार्किकली अरेंज थे। ये सोशल इनइक्वालिटी जो कि समय के साथ सोशल टेंशन में बदलती जा रही थी, रूलिंग एलिट्स एक समय के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे में सोशल अनरेस्ट और इंटरसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते बचे कुचे रिसोर्सेस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट खूब सारी सिटी स्टेट्स को पॉलिटिकली अनस्टेबल कर देते हैं और ऐसे में वो लोग बढ़ती एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के बजाय युद्ध करने में व्यस्त हो जाते हैं। इन बढ़ते पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रैशनली हैंडल करने के बजाय वो लोग रिलीजन का सहारा लेते हैं और ज्यादा टेम्पल्स बनाए जाते हैं और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करे जाते हैं देवताओं को खुश करने के लिए। इस तरह थोड़े ही समय में भूखमरी और युद्ध के कारण पॉपुलेशन काफी गिर जाती है। और इन सब के बाद फाइनल ब्लो इस सिविलाइजेशन को दिया था स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और मम्प्स ने। दरअसल यूरोप से आए एक्सप्लोरर्स जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो अपने साथ यूरोप में प्रचलित वायरसेस और बैक्टीरिया भी लेके आ जाते हैं। इन वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट यहाँ के लोगों के पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती है। वो यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जिस जिस सिटी से होकर गुजरते हैं वहां थोड़े थोड़े दिनों में एक महामारी फैल जाती है। यूरोप जाकर जब वो बाकी लोगों को ऐसी एक सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं तो वहां के बाकी एक्सप्लोरर्स इस जगह को लेके काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। पर कुछ साल बाद जब वो यहां पे आते हैं तो उन्हें यहां पर एक भी इंसान नहीं दिखता है तो सिर्फ एक घना जंगल जिसके बीच छुपे हुए हैं खूब सारे शहर। मायन सिविलाइजेशन के बाद अब हम एक और सभ्यता देखेंगे जो कि ट्रॉपिकल के बजाय टेम्परेट रीजन में सिचुएटेड थी। चलते हैं ईयर 985 एडी में, जहां एक महान वाइकिंग योद्धा एरिक द रेड अपने कबीले को लेकर अपनी शिप और लागी पर एक नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। एरिक पूरे वाइकिंग समाज में अपने गुस्से और अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। ये लोग आइसलैंड से शुरू होकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तूफानी लहरों का सामना करते हुए वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और कई दिनों की मुशक्कत के बाद में एरिक की उम्मीद भरी आंखों को कोहरे में डूबा हुआ एक टापू दिखाई पड़ता है। बाहरी दुनिया इस आइलैंड से अभी तक अवगत नहीं थी, इसलिए इसकी डिस्कवरी करने पर एरिक इसे वैसा ही नाम देता है जैसा उसने सपनों में देखा था, ग्रीनलैंड। ये कुछ गिनती भर लोग ग्रीनलैंड पर मुट्ठी भर सामान लेकर पहुंचते हैं। इस वक्त ग्रीनलैंड में मिडीवल वार्म पीरियड चल रहा है, जिस कारण से यहां पर जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली सही है।
इस कारण से ये लोग यहाँ पर अपनी पुरानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी सक्सेसफुली अच्छा खासा खाना उगा लेते हैं। यहाँ पर वे अपनी पुरानी स्कैंडिनेवियन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए बार्ले, वीट और राई उगाते हैं। इसके अलावा ये लोग शीप्स और गोट्स जैसे लाइफ स्टॉक की मदद से यहां पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में सफल रहते हैं। यहां आने के थोड़े ही समय में ये लोग इंग्लैंड से भी ट्रेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यहां से वॉलरस के टस्क से बनी हुई आइवरी, पोलर बेयर और सील की स्किन से बनी जैकेट्स, गोट और शीप की वूल और रस्सियां इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करी जाती हैं। इसके बदले में वो वहां से खाने पीने और आयरन की एसेंशियल कमोडिटीज को इंपोर्ट करते हैं और इस प्रकार से ये लोग ग्रीनलैंड जैसे टफ एनवायरनमेंट में भी एक प्रॉस्परिंग सेटलमेंट बसाने में सक्सेसफुल रहते हैं। ये लोग अपने वाइकिंग कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। अपने आप को ओडिन का वंशज कहने वाले और बात बात में थॉर की दाढ़ी की कस्में खाने वाले ये लोग अपने कल्चरल प्राइड के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए ये आते ही यहां पर खूब सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स बनाते हैं और अपने कल्चर से इस प्यार के कारण ये ग्रीनलैंड जैसी एक टोटली डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी अपनी कल्चरल हेरिटेज बरकरार रख पाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और उसके साथ साथ ट्रेड भी। लेकिन फिर आता है यूरोप के इतिहास का सबसे बुरा समय, जब 14वीं सेंचुरी में पूरे यूरोप में मौत छाई हुई थी। 1348 एडी में इंग्लैंड में प्लेग फैल जाता है, जहां से शुरू होती है द इनफेमस ब्लैक डेथ। इसमें कुछ 15 से 20 करोड़ लोग मारे गए, जो कि उस वक्त की यूरोप की आबादी के कुल 50% थे। इस सब के कारण ट्रेड और कॉमर्स पूरी तरह ठप पड़ जाता है और ग्रीनलैंड से आने वाली सभी इंपोर्ट्स पर भारी रोक लग जाती है। इंग्लैंड के साथ ट्रेड बंद होने पर ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो इंग्लैंड से काफी सारी एसेंशियल कमोडिटीज मंगवाया करते थे, जिनकी एब्सेंस में उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी समय 14वीं सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज के कारण वहां एक लिटिल आइस एज भी देखने मिलती है, जिस दौरान वहां का टेम्परेचर नॉर्मल से काफी नीचे गिर गया था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। अब ऐसे में वो लोग अपने पुराने क्रॉपिंग पैटर्न्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी क्रॉप्स इस टेम्परेचर में सरवाइव ही नहीं कर पा रही थी। तो अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना फोकस कैटल और सी फूड की तरफ किया। लेकिन लंबे समय से ये लोग जो ट्रेड और फिशिंग के लिए बोट्स बना रहे थे, उसके कारण अच्छा खासा डिफॉरेस्टेशन हो चुका था। इसके अलावा अनसस्टेनेबल रेट पर जो ग्रेजिंग इनके कैटल कर रहे थे, उससे वहां का एक्सट्रीम फ्रेजाइल इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया। अब ना तो यहां क्लाइमेट इनके लिए सूटेबल था, ना ही यहां पर पहले जितने रिसोर्सेज बचे थे, और इससे भी बड़ी समस्या थी इनकी कल्चरल रिजिडिटी। दरअसल वाइकिंग्स की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, वो इस जगह के लिए कभी सूटेबल थे ही नहीं, और ऐसे में इनकी कल्चरल रिजिडिटी के कारण इन्होंने यहां के नेटिव लोग इनुइट्स से भी किसी प्रकार की सीख नहीं ली। इनुइट्स यहां पर कई सेंचुरी से रह रहे थे। उनकी सारी फूड, सोसाइटल और कल्चरल प्रैक्टिसेस यहां की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग सुटेबल थी। ये लोग सील्स को बहुत ही एफिशिएंटली अपना शिकार बना लिया करते थे और ट्रैवलिंग के लिए डॉग स्लेड्स का यूज किया करते थे। इसके अलावा इनकी फाइटिंग टेक्निक्स भी इस तरह से बर्फीले इलाकों के लिए ज्यादा सूटेबल थी। लेकिन वाइकिंग्स ने इनकी इन प्रैक्टिसेस को अपनाने को अपने कल्चर के अगेंस्ट समझा, और जब भी वाइकिंग्स और इनुइट्स के बीच में किसी भी प्रकार की फाइट होती, तो उसमें इनुइट्स का पलड़ा ज्यादातर भारी पड़ता था। वाइकिंग्स इंडिविजुअल लेवल पर चाहे काफी बहादुर रहे होंगे, लेकिन करेक्ट स्ट्रैटेजी और टेक्निक के बिना वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। इस कारण से जैसे ही समय बदला, उनकी सोसाइटी का बुरी तरह सफाया हो गया। अब ये सब तो बात हुई उन सोसाइटीज की जिन्होंने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। अपने ही मास कंजम्पशन वाले नेचर और एनवायरनमेंट की तरफ इग्नोरेंस के कारण इन लोगों ने अपनी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ दिया। लेकिन अब हम देखेंगे कुछ ऐसी सोसाइटीज
जिन्होंने समय रहते उनके एनवायरमेंट को इस हो रहे स्लो डिग्रेडेशन से बचा लिया और सही कदम उठाकर अपनी पूरी सिविलाइजेशन को कोलैप्स होने से भी बचा लिया। न्यू गिनी हाईलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया में पहाड़ों की एक श्रृंखला है और सिचुएटेड है इंडो पैसिफिक ओशन के ओशिनिया रीजन में। यहां के लोग अपने इकोसिस्टम के फ्रेजाइल नेचर को समझते हुए एग्रीकल्चर, सोसाइटी और डेमोग्राफी में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ऐड कर लेते हैं जिससे ये अपने पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर पाए। इन्होंने एग्रीकल्चर से सॉइल को हो रहे किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स का सहारा लिया। क्रॉप रोटेशन में किसी एक खेत में हर साल एक ही तरह की फसल नहीं उगाई जाती, बल्कि हर सीजन में अलग अलग फसल उगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसान ने पहले साल में वीट उगाया है, जिससे मिट्टी में एक खास प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी पड़ गई, तो अगले साल वो दाल उगाएगा, जैसे कि मसूर या चना। अब इन दालों की जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उनमें नाइट्रोजन लेवल को पहले जैसा फुल कर देंगे, जो कि फिर अगले साल वीट उगाने में मदद करेंगे। इसके अलावा इन्होंने सॉइल इरोजन से बचने के लिए टेरेस फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री का सहारा लिया। टेरेस फार्मिंग में पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काट दिया जाता है ताकि बारिश का पानी तेजी से बहकर टॉप सॉइल को साथ ना ले जाए। और एग्रो फॉरेस्ट्री में फसल के साथ साथ पेड़ों को भी उगाया जाता है उसी खेत में। इनकी जड़ों से मिट्टी बंधी रहती है और एयर और वाटर इरोजन से बच जाती है। इन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को काफी डिसेंट्रलाइज तरीके से एडमिनिस्टर किया, जिसमें कम्युनिटीज रिलाई करती हैं अपने लोकल लीडर्स और म्यूचुअल कंसेंसस पर। पूरी सोसाइटी को छोटे छोटे सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स में बांट दिया गया था, जिससे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ज्यादा क्लोज रह पाएं और जो भी स्लो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें नोटिस कर पाएं। इससे वो अपने एनवायरनमेंट की जरूरतों को समझते हुए तुरंत उसके अकॉर्डिंग अपने छोटे से ग्रुप को चेंज करके अडेप्ट कर लेते हैं। अपने पास के जंगलों को फॉरेस्ट फायर से बचाने के लिए ये लोग फॉरेस्ट में ज्यादा सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे होने ही नहीं देते थे। ये समय समय पर खुद ही जंगलों में स्ट्रेटेजिकली आग लगा दिया करते थे, ताकि जिससे बड़ी आग लगने का खतरा टल सके। टिकोपिया एक छोटा सा आइसोलेटेड आइलैंड है, जो कि सोलोमन आइलैंड्स का एक पार्ट है। छोटा और आइसोलेटेड होने के कारण इसके पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे। अब हर जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर जगह उतने ही लोगों को कैरी कर सकती है। जैसे कि हम लिफ्ट यूज करते हैं तो उसमें लिखा होता है डू नॉट एक्सीड 350 kg, तो वो लिफ्ट की कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसका मतलब लिफ्ट में उससे ज्यादा वेट हैंडल करने की क्षमता नहीं है। उसी प्रकार से किसी भी जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर उस जगह में उससे ज्यादा लोग आके रहने लग जाएंगे तो उनकी जो डिमांड्स होगी वाटर, फूड या हाउसिंग इत्यादि, उससे वो जमीन पूरा नहीं कर पाएगी। अगर किसी भी जमीन पर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन की जो रेट है वो रिसोर्स क्रिएशन की रेट से ज्यादा हो जाएगी तो रिसोर्स डिप्लीशन होने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी भी जगह में कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि लिमिट्स टू ग्रोथ। तो जैसे ही हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करेंगे, हमारे ऊपर लिमिट्स टू ग्रोथ लग जाएगी, जो कि अलग अलग फॉर्म में सामने आती है, जैसे कि ड्रॉट, सॉइल इरोजन, एयर पोल्यूशन या फाइनली एक्सटिंक्शन। टिकोपिया के केस में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी बोल्ड स्टेप्स लिए गए थे। इन्होंने सेलिबेसी और अबॉर्शन के साथ साथ इन्फेंटिसाइड भी प्रैक्टिस किया। मतलब जब ट्राइब की पॉपुलेशन काफी बढ़ने लग जाती थी तो ये लोग सबसे पहले कमजोर और डिसेबल्ड इन्फेंट्स को मार दिया करते थे, और इसके बाद भी अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा लगती तो ये सभी न्यू बॉर्न बेबीज को मारना शुरू कर देते थे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में भले ही ये बहुत बारबैरिक लगे, लेकिन उस समय की ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से ये बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स थे। इसके अलावा ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे।
एक ही साल में मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया करते थे और एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर लिया करते थे। एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार की हार्म पहुंचाने के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रॉन्ग सोशल नॉर्म्स बना रखे थे। ऐसे में अगर कोई भी यंग या हेल्दी पेड़ों को काटता हुआ मिल जाता तो ये लोग उसे ट्राइब से निकाल दिया करते थे। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने ईडो पीरियड के जापान में भी देखने मिलता है। दरअसल ईडो पीरियड की स्टार्टिंग में काफी सालों तक वॉर चल रही थी, जिसके कारण मैसिव स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो वॉर के एंड में सभी शोगुन को हराते हुए शोगुन टोकुगावा पूरे जापान के लॉर्ड बन जाते हैं। राजपाट संभालते ही इन्होंने वॉर के दौरान एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा था उसको ध्यान में रखते हुए कुछ नई पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। इन्होंने थोड़े ही समय में किसी भी प्रकार की ट्री कटिंग पर बैन लगा दिया और फिर धीरे धीरे पुराने और अनहेल्दी ट्रीज को काटना अलाउ करते हुए रूल्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया। इसके अलावा इन्होंने ट्री प्लांटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रमोट करवाया। इन्होंने स्पेशली नेटिव और फास्ट ग्रोइंग प्लांट स्पीशीज पर फोकस किया और एलियन स्पीशीज को अवॉइड किया। विलेजेस को लोकल फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई और फेल होने पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के भी प्रावधान जोड़े गए। इसके अलावा जापान में एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का इन्वेंशन किया गया, जैसे कि राइस फार्मिंग में फ्लड इरिगेशन को अवॉइड किया। मतलब राइस के फील्ड को पूरी तरह पानी में डुबाने के बजाय अब कम वाटर से राइस की एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया गया और जो टूल्स यूज किए जाते थे उन्हें भी ज्यादा प्रिसाइज बनाया ताकि रिसोर्सेस का वेस्ट कम से कम हो। अब ये सब तो हुई पास्ट की बात, लेकिन क्या अभी भी कुछ बदला है? इतने सालों में क्या हम इन सोसाइटी से कुछ भी सीख पाए हैं या अभी भी हम कहीं ऐसी ही बेवकूफियां तो नहीं कर रहे? चलिए देखते हैं आज के टाइम में कुछ ऐसी ही प्रैक्टिसेस और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इनसे कितना आगे आ पाए हैं। अगर बात करें अलग अलग सोसाइटीज के बीच में हो रहे कंपटीशन की, जो कि ईस्टर्न आइलैंड में अलग अलग ट्राइब्स के बीच में मोआई स्टैचूज की साइज को लेकर हो रहा था, या फिर मायन सोसाइटी में अलग अलग सिटी स्टेट्स के बीच में हो रहा था, क्या ठीक वैसा ही कुछ आज अलग अलग कंट्रीज के बीच में नहीं हो रहा? क्या आज हम इंडियंस अपनी लाइफस्टाइल को अमेरिका जैसी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या आज हम इंडियन स्पिरिचुअलिज्म के बजाय मास कंज्यूमरिज्म की तरफ नहीं जा रहे? जिस तरीके से आज आप अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी एसयूवीज देख रहे हैं, क्या उन्हें देखकर आपको नहीं लगता कि आखिर हमें इनकी जरूरत क्या है? एक 70-80 किलो के शरीर को उठाने के लिए आखिर आपको क्या जरूरत पड़ रही है 2000 किलो की कार की? और अगर उस कार में 7 लोग ट्रैवल करेंगे, वो भी किसी टफ टेरेन में, तो समझ आता है। बट शहर में सीधी सादी सड़क पर एक आदमी को ट्रैवल करने के लिए उसकी क्या जरूरत है? इतनी बड़ी मशीन में जिसमें अननेसेसरी इतना लोहा और प्लास्टिक यूज किया गया है, जो काम सिंपली 800-900 किलो की एक i10 कर सकती है, उसको करने के लिए हमें आखिर क्या जरूरत पड़ रही है स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की? ये मास कंज्यूमरिज्म वाली लाइफस्टाइल अमेरिका में चल सकती है, बट एशियन कंट्रीज में रिसोर्स और पॉपुलेशन का डायनेमिक्स ऐसा नहीं है कि यहां पर यह चल पाए। क्या हमारे देश की इतनी कैरिंग कैपेसिटी भी है कि हम ये सब अफोर्ड कर पाए? चलिए इससे जुड़े आपको कुछ जरूरी आंकड़े बताता हूं। यूएसए में हर 1000 लोगों में से 980 के पास कार है। अब अनुमान लगाइए इंडिया में हर 1000 में से कितने लोगों के पास कार होगी? 22। हाँ, सही सुना आपने। हर 1000 में से सिर्फ 22 लोगों के पास कार है इंडिया में, एज पर नीति आयोग। अब एक बार याद कर लीजिए लास्ट टाइम जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, वो हाल था तब जब 1000 में से सिर्फ 22 लोगों के पास कार है। अब अनुमान लगाइए क्या हाल होगा इंडिया में अगर यूएसए जैसी कार डेंसिटी हो जाए तो? क्या हमारी प्यारी कंट्री इतना झेल भी पाएगी? और जो लोग ये सोचते हैं कि वो तो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में रहते हैं इसलिए इतना बुरा हाल है, और अगर कार की डेंसिटी बढ़ती है तो सिर्फ यही नहीं बढ़ेगी, पूरी कंट्री में इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेगी,
तो मैं उन्हें ये बता दूं कि अगर ऐसा भी होता है तो भी कार की डेंसिटी प्रोपोर्शनली सिटीज में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यूएसए में भी जहां हर किसी के पास कार है वहां भी ये हाई डेंसिटी सिटीज में ज्यादा देखने मिलती है। अब अगर ये फैक्ट जानने के बाद भी आपका मन कर रहा है एक बड़ी कार खरीदने का, एक एसयूवी खरीदने का, जिसकी एक्चुअली में आपको कोई नीड नहीं है, तो आप मान लीजिए कि आप एट कोर एक मटीरियलिस्टिक इंसान है। तो ऐसे में कोई सेंस नहीं बनता आपके पूजा पाठ करने का या मंदिर मस्जिद जाने का, क्योंकि ये सारे काम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाने वाले लोगों को शोभा देते हैं। अब या तो आप मटीरियलिस्टिक बन सकते हैं या फिर स्पिरिचुअलिस्टिक बन सकते हैं। ये दोनों रास्तों पर एक साथ चलना संभव नहीं है। और अभी भी अगर आपके मन में ये तर्क आता है कि अगर हम नहीं भी लेंगे तो कोई और ले लेगा, तो एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो ही रहा है, मेरे अकेले के लेने से क्या एक्स्ट्रा फर्क पड़ जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के कुतर्कों का ना कोई जवाब है ना ही कोई अंत है। आप अपने आजू बाजू ऐसी बहुत सी गलत चीजें होते देखते हैं जिसको देखकर आपको घिन आती है, जैसे कि रेप या मर्डर। उन्हें देखकर कभी नहीं सोचते कि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं और हजारों की संख्या में हो रहा है, क्या मैं भी कर लूं? वहां आपको सही या गलत के बीच में अंतर तुरंत समझ आ जाता है। उसी प्रकार से जब आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते तो भी उसके कारण इनडायरेक्टली हर साल काफी लोगों की जानें जाती है। जैसे इंडिया में ही एयर पोल्यूशन के कारण हर साल लगभग 20 लाख लोगों की जानें जाती है। तो भले ही आप जानबूझकर उन्हें नहीं मार रहे, बट ये डेटा जानने के बाद भी अगर आप अवॉइडेबल एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो आप उनकी हत्या के जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूं कि मर्डर और रेप जैसे हीनियस क्राइम को एनवायरमेंट पोल्यूशन से जोड़ना एग्जैजरेशन हो सकता है, बट जब तक एनवायरमेंट पोल्यूशन को भी हम ऐसे हीनियस क्राइम की तरह नहीं देखेंगे, तब तक आपके हाथों से ऐसे ही बेवकूफी भरे काम होते रहेंगे। इसके अलावा अगर सुधार कार्य में हम पेड़ उगा रहे हैं तो उनसे कितना फर्क पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा पेड़ उगाने का जो खेल चल रहा है वो सिर्फ एक फील गुड एक्ट है और रियलिटी में उसका असर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पड़ रहा है। चलिए इससे जुड़े कुछ आंकड़े देखते हैं। एक एवरेज इंडियन एक साल में 1.6 टन ऑफ CO2 एमिट करता है। हम जो भी काम कर रहे हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, उनका CO2 इक्विवेलेंट अगर देखें तो साल भर में एवरेज हुआ 1.6 टन, माने कि 1600 किलो। अब ग्लोबल एवरेज CO2 एमिशन है 4 टन पर ईयर और यही आंकड़ा यूएसए के केस में है 16 टन पर ईयर। मतलब इंडियंस के मुकाबले एक एवरेज अमेरिकन 10 गुना ज्यादा CO2 एमिट करता है। अब ये सब जानने के बाद जो लोग सोच रहे होंगे कि तो क्या हुआ, हम लोग और पेड़ उगा लेंगे जो कि CO2 सक कर लेंगे, जिसे साइंटिफिकली कार्बन सिंकिंग कहा जाता है। तो शायद आप लोग एक बात जानते ही नहीं कि एक पेड़ एक साल में एटमॉस्फेयर से कितना CO2 खींच सकता है। 25 से 40 किलो। एक पेड़ एक साल में एटमॉस्फेयर से सिर्फ 25 से 40 किलो CO2 खींच सकता है। और यह भी हर पेड़ नहीं कर सकता, सिर्फ वही पेड़ जो अभी जवान है और अभी उसका काफी उगना बाकी है। जो पेड़ ऑलरेडी काफी बड़े हो चुके हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 खींचना काफी कम कर देते हैं, क्योंकि अब जब उन्हें और ग्रो करना ही नहीं है तो वो उस कार्बन का करेंगे क्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर पेड़ उगाने से भी कुछ नहीं होगा तो हम करें क्या। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, लेस कंजम्पशन। मतलब जितना एसेंशियल है उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और ये एडवाइस भी सबके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे या किसी को भी कोई हक नहीं है उन लोगों को ये कहने का कि आप लोग कंज्यूम मत करो जिन लोगों ने आज तक गरीबी के बाहर कदम ही नहीं रखा। जिन लोगों ने बेयर मिनिमम भी कंज्यूम किया है, उन लोगों को कहां से मैं कंज्यूम करने के लिए कह सकता हूं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली मास कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि वही मास स्केल पर CO2 भी एमिट कर रहे हैं। ये जो 1.6 टन का एमिशन है वो भी इंडिया का हर आदमी इक्वली नहीं कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये इंडिया का एवरेज है।
मतलब कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा एमिट कर रहे हैं, एक्सट्रीमली ज्यादा, और उन्हीं के कारण ये एवरेज यहां तक पहुंचा है। जब कंट्री की टोटल वेल्थ का 40% ही टॉप 1% ओन करके बैठा है और बॉटम 50% की पॉपुलेशन के पास में सिर्फ 6% वेल्थ है पूरी कंट्री की, तो उनके पास कंज्यूम करने को कुछ है ही कहा जो उन्हें कम कंज्यूम करने को कहा जाए। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं इसमें, तो एक इसका सिंपल सा टेस्ट है। अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो आप इकोनॉमिकली इंडिया के टॉप 10% में आते हैं, और अगर आपकी मंथली सैलरी 60,000 से ज्यादा है तो आप इंडिया के टॉप 5% में आते हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्या इसके बाद भी आपको अपनी शेखी दिखाने के लिए जरूरी पड़ रहा है कि आप एक एसयूवी भी ले लें? अब कुछ ऐसी ही सोसाइटल इनइक्वालिटीज देखी थी हमने अभी थोड़ी ही देर पहले मायन सिविलाइजेशन में, और जैसे ही रिसोर्स डिप्लीशन के कारण समाज में टेंशन बढ़ी तो यही नाजुक ढांचा तुरंत गिर गया। तो समझदारी इसी में है कि हम जितनी जरूरत है उतना ही कंज्यूम करें, एनवायरनमेंट की नाजुकता को समझें और ध्यान रखें कि कहीं हम ईस्टर्न आइलैंड के लोगों की तरह एलियन क्रॉप स्पीशीज तो नहीं उगा रहे, और नेटिव स्पीशीज को ही अपनी स्टेपल डाइट बना के रखें। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही स्लोली सामने आती हैं उन्हें सीरियसली ले, और ईस्टर आइलैंड की तरह मोआई स्टैचूज के जादू टोने या फिर मायन सिविलाइजेशन की तरह रिचुअल्स के बजाय रैशनल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर ध्यान दें।